बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर आयशा अब्बास और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो के इख्तिताम तक आपको ना सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मुकम्मल आगाही मिल जाएगी, बल्कि आप बोलचाल और लिखने में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन कुछ मकामात पर आर्टिकल्स जैसे कि अ, एन, द या दी को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसिडर किया जाता है। हम आने वाले लेक्चर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन डिटेल भी बयान करेंगे, लेकिन आज की इस लेक्चर में मैं आपको तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक्स के बारे में बताऊंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन डिटेल पढ़ने या जानने से पहले ज़रूरी है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन के बारे में बात करें। स्पीच क्या होती है? स्पीच गुफ्तगू है, बातचीत है जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं। इसके अलावा जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो उसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि हर सेंटेंस में एक एक लफ्ज़ अपना एक मखसूस रोल प्ले कर रहा होता है। उन तमाम अल्फाज को एक मखसूस तरकीब के ज़रिए से लिखा जाता है ताकि जुमले में हर बात का मफ़हूम बहुत अच्छे तरीके से वाज़े हो सके। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिस चीज़ को कंसिडर करते हैं वो होता है नाउन, यानी कि इस्म। अब इस्म क्या है? किसी भी शख्स, जानदार, जगह, चीज़ का नाम इस्म कहलाता है। अगर हम इसकी इंग्लिश में एग्ज़ाम्पल्स देखें तो मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नाउन क्या होता है। लेकिन अगर इसको मज़ीद आसान बनाया जाए तो आप हमेशा ये बात ख्याल में रखिएगा कि जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं या सोच सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को नाउन कहा जाता है। आइए नाउन की कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। नामों में हम अली को एक बॉय या मैन के नाम के साथ समझ सकते हैं कि ये नाउन है। स्पैरो बर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाउन है। इसी तरह केटू का पहाड़ माउंटेन के लिए नाउन के तौर पर एक्ट करेगा। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि है प्रोनाउन, यानी कि इसमें ज़मीर। प्रोनाउन को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि सेंटेंसेस में रेपिटिशन ना हो। रेपिटिशन का मतलब आप तकरार के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। इसकी एक आसान एग्जाम्पल ये है कि सारा एक नाउन है जिसके पास एक बिल्ली है। अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ूं, सारा ओन्स अ कैट, तो ये एक कंप्लीट जुमला बनता है। अगले जुमले में अगर मैं दोबारा से सारा लिखूं और आगे लिखूं कि सारा लव्स हर कैट, तो इसमें मैं जितनी भी दफ़ा सारा या उसकी बिल्ली के बारे में बात करूंगी तो सेंटेंसेस में बहुत रेपिटेशन हो जाएगी। इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आइए मैं आपको इन्हीं जुमलों में प्रोनाउन का इस्तेमाल बता देती हूँ। सारा ओन्स अ कैट, यहाँ हम सारा की जगह शी का इस्तेमाल करेंगे और हर सारा के लिए इस्तेमाल होने वाला एक प्रोनाउन बन जाएगा। अब इस जुमले में 2 प्रोनाउन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, शी और हर। तो जैसे कि आपने देखा कि जब हमने प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया तो जुमले में रेपिटेशन जो थी वो कम हो गई। अब हम चलते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वर्ब के बग़ैर जुमला समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वर्ब को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये कि वर्ब एक्शन वर्ड होता है, यानी कि वो
किसी एक्शन को, किसी फेल को, किसी काम के करने या होने को बयान कर रहा होता है। इसके अलावा वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग को भी बताता है, जिसमें 3 मुख्तलिफ तरह के टेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि माजी, हाल और मुस्तकबिल। आइए अब वर्ब की कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अली goes to school। ये सेंटेंस अपने ओन में एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें आपको नाउन भी मिल रहा है, वर्ब भी मिल रहा है, प्रेपोजिशन भी मिल रहा है और उस जगह के बारे में भी बताया जा रहा है जहाँ पर अली जाता है। गोस का मतलब है जाता है, मतलब एक फेल हो रहा है, एक काम हो रहा है। और ये किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। हम सब्जेक्ट वगैरह को आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस भी जुमले में किसी लफ्ज़ की वजह से किसी काम का करना या होना समझा जा सकता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। अब हम 4th पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, जो कि है एडजेक्टिव, यानी कि इसमें सिफ्त। जब हम इसमें सिफ्त की बात करते हैं तो ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की किसी सिफ्त को बयान करता है, जैसे कि टॉल मैन, रेड रोज़। अब इन एग्जाम्पल्स में आपको ये मालूम हो जाएगा कि एक आदमी है जो कि लंबा है, एक गुलाब है जो कि लाल है। इसकी और भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स होती हैं जो कि मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। इन दोनों एग्जाम्पल्स में एक लड़की और एक मंज़र के बारे में उसकी सिफ़ात बयान की जा रही हैं, जैसे कि नाइस गर्ल। अब एक लड़की है, लेकिन अगर हमने उसकी सिफ्त को बयान करना हो तो हम ये कह देंगे कि शी इज़ अ नाइस गर्ल। एक मंज़र है, लेकिन अगर हमने उस मंज़र को मज़ीद एक्सप्लेन करना हो या उसके बारे में बताना हो कि वो किस तरीके का मंज़र है, तो हम कह देंगे ब्यूटीफुल व्यू। अब हम बात कर लेते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब को उर्दू ज़बान में इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एडवर्ब बेसिकली एक वर्ब को मज़ीद डिफ़ाइन करता है, जैसे कि क्विक एक वर्ब है, लेकिन अगर हम क्विकली कहेंगे तो वो उसका एडवर्ब बन जाएगा। मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको एडवर्ब के बारे में मज़ीद आगाही मिल सके। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने एडवर्ब्स को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया है, लेकिन वो हमें ये बता रहे हैं कि वर्ब यानी कि जो काम किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ़हद वॉक्स स्लोली। फ़हद वॉक्स का मतलब होगा फ़हद चलता है, लेकिन अगर हम स्लोली लगा देंगे तो उसका मतलब होगा फ़हद आहिस्ता चलता है। करीम स्लीप्स पीसफुली। हम करीम स्लीप्स से ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि करीम सोता है, लेकिन करीम किस तरीके से सोता है उसको पीसफुली का जो लफ्ज़ है यानी कि एडवर्ब वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे देता है कि करीम आराम से सुकून से सोता है। आइए अब हम प्रेपोजिशन की जानिब चलते हैं। प्रेपोजिशन को उर्दू ज़बान में हरूफ जार कहा जाता है। हरूफ जार या प्रेपोजिशन होते क्या हैं? मैं आपको इसको एक आसान जुमले की ज़रिए सिखाती हूँ। आई गो स्कूल। हो सकता है आपको इस जुमले का मतलब समझ आ जाए, लेकिन इस जुमले की कुछ सेंस नहीं बन रही। इसकी सेंस बनेगी जब मैं इस जुमले में टू का इस्तेमाल करूँगी, जैसे आई गो टू स्कूल। अब ये जुमला ना सिर्फ कंप्लीट है बल्कि इसकी एक सेंस भी बन रही है। पढ़ने, सुनने और लिखने में
یہ اچھا بھی معلوم ہوگا۔ آئیے پریپوزیشن کی کچھ ایگزامپلس سے ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پریپوزیشن ایک سینٹینس میں کیا رول پلے کرتے ہیں۔ انگلش لینگویج میں مختلف قسم کے پریپوزیشنز استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹو، اپ، انسائڈ وغیرہ۔ اسی طرح مختلف طریقوں سے ہم پریپوزیشن کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں بلکہ ان کو اپنی بول چال میں اور لکھنے میں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ہی از انسائڈ دا روم سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ایک شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ کمرے کے اندر موجود ہے۔ پریپوزیشنز کسی بھی جملے کے اندر اس کی سینس کو مزید ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہم کنجنکشن کی بات کریں گے۔ کنجنکشن کو اردو زبان میں حروف عطف کہا جاتا ہے۔ کنجنکشنز کیا ہوتی ہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو ویڈیو کے اس پارٹ میں بتاؤں گی۔ کنجنکشن بیسکلی تب یوز کی جاتی ہے جب ہم نے ایک بات کو ایک دفعہ کہنا ہو یا بتانا ہو اور دوسری بات کو ایک پاز کے ساتھ ایک لفظ کا استعمال کر کے بتانا ہو، جیسے کہ اینڈ، دین، بٹ وغیرہ۔ آئیے ایک ایگزامپل کے ذریعے سے کنجنکشن کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک انکمپلیٹ جملہ ہے کیونکہ اس میں ایک لفظ موجود نہیں ہے۔ علی رائٹس، عبداللہ ریڈس۔ اگر ہم ان دونوں فریزز کو کنیکٹ کریں تو جو لفظ استعمال ہوگا وہ کنجنکشن کہلائے گا۔ اگر آپ اس ایگزامپل کو دوبارہ سے پڑھیں تو آپ کے ذہن میں وہ کیا لفظ ہے جو آتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ علی رائٹس بٹ عبداللہ ریڈ سے یہ سینٹینس مکمل ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس سینٹینس کو دوبارہ سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا مفہوم بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ سینٹینس ہے علی رائٹس بٹ عبداللہ ریڈس، جیسے علی لکھتا ہے مگر عبداللہ پڑھتا ہے۔ اب ہم نے علی اور عبداللہ کی الگ الگ بات کرنی تھی، ہم نے یہ بتانا تھا کہ وہ دونوں کیا کرتے ہیں، اور ہم نے بٹ کا استعمال کیا جو کہ یہاں پر کنجنکشن کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ آخری پارٹ آف اسپیچ کو انگلش میں انٹرجیکشن اور اردو میں حروف تعسف و انبساط کہتے ہیں۔ یہ سننے میں مشکل لگ سکتا ہے، لیکن جب بھی ہم بات چیت کرنے میں یا لکھنے میں کسی ایموشن کو، کسی فیلنگ کو، کسی احساس کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم انٹرجیکشن کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے سننے والا یا پڑھنے والا اس چیز سے واقف ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں اور بات کرتے وقت کیا محسوس کر رہے ہیں۔ آئیے ایک ایگزامپل کے تھرو انٹرجیکشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میں اس جملے کو ایسے بولوں وی won the میچ، تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ میں خوش ہوں، اداس ہوں، یا کس طریقے سے آپ کو یہ خبر پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم میچ جیت چکے ہیں۔ اگر میں شروع میں ہورے کا لفظ استعمال کروں گی جو کہ ایک انٹرجیکشن ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نہ صرف ایکسائٹیڈ ہوں بلکہ خوش بھی ہوں کہ ہم میچ جیت چکے ہیں۔ کچھ اور ایگزامپلس ایسی ہوتی ہیں کہ اوہ ہی ڈائیڈ۔ اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں سیڈ ہوں، اور اس جملے میں او انٹرجیکشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ واو شی از اے بیوٹیفل بیبی۔ اب اس جملے میں واو ایک انٹرجیکشن ہے جو کہ میری ایکسائٹمنٹ کو شو کر رہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اس ویڈیو کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پارٹس آف اسپیچ بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، لیکن اگر آپ مزید انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں۔
اس کے علاوہ اگر آپ اپنی بول چال میں اور لکھنے میں ان پارٹس آف اسپیچ کو استعمال کریں گے تو آپ مزید بہتر طریقے سے انگلش لینگویج کو بول بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔